अब मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, जो प्रीवियस क्लास मैंने क्लास के अंदर करके बताया था जितना काम, वो आपको एज ए असाइनमेंट आप लोगों को सबमिट करना होता है। अब आप देखिए, कल जो मैंने असाइनमेंट बताया था, कल जो मैंने करके बताया था, वो मैंने एक रिएक्ट कंपोनेंट लिया था और उसके ऊपर ही ऊपर मैंने यूज क्लाइंट लेके मैंने पूरा असाइनमेंट कंप्लीट किया। ठीक है ना? तो कल मैंने नेक्स्ट जेएस का कौन सा कंपोनेंट यूज किया था? क्लाइंट साइड कंपोनेंट यूज किया था। और आप लोग असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो, ये देखो विजय विजय ने असाइनमेंट सबमिट किया, इसने ऊपर ऊपर यूज क्लाइंट यूज नहीं किया, इसने चैट जीपीटी का कॉपी पेस्ट करके ये देखो यूज इफेक्ट नहीं है और सारा काम करके दे। तो भाई क्लास के अंदर जो मैं बता रहा हूं पहले वो चीज हम फिक्स कर लें। और नो डाउट आपने फिर बाद में यूज क्लाइंट वाला करके भी बताया है। ठीक है ना? तो आपने क्या किया कि आपने सर्वर साइड के थ्रू भी असाइनमेंट कर दिया और क्लाइंट साइड के थ्रू भी कर दिया। तो आपको क्लास के अंदर जो चीज मैं बता रहा हूं पहले वो फिक्स कर, वो अचीव कर लिया करो, फिर बाद में चीजें सारी मैं बताऊंगा ही सही। ठीक है ना? सो आज मैं बताने वाला हूं आपको सर्वर साइड कंपोनेंट के बारे में। ठीक है ना? सो कल वाला असाइनमेंट में हमें टू डू की लिस्ट को पेज पे शो करना है। ठीक है ना? कल वाला जो असाइनमेंट में जो मैंने क्या किया था, टू डू वाली एपीआई को कॉल करके मैं क्या डिस्प्ले करवा रहा था, फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवा रहा था। आज सेम वही काम करना है, मगर किसकी मदद से? सर्वर साइड कंपोनेंट। ठीक है ना? तो इसके बारे में हम डिफरेंस और डिस्कशन पूरा करेंगे अच्छी तरीके से। ये प्रोजेक्ट ले लेता हूं मैं, 26 नवंबर का प्रोजेक्ट है और यहां पर मैं गया। सो असाइनमेंट में हमें क्या करना है? डिस्प्ले टू डू लिस्ट ऑन फ्रंट एंड यूजिंग क्लाइंट साइड कंपोनेंट। सेम आज हमें करना है डिस्प्ले टू डू लिस्ट ऑन फ्रंट एंड यूजिंग सर्वर साइड कंपोनेंट। ठीक है ना? तो इससे आपको नेक्स्ट जेएस के बारे में और ज्यादा अच्छी तरीके से पता चलेगा कि हम फ्रंट एंड पे जानकारियों को दो तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। हम क्लाइंट साइड की मदद से भी कर सकते हैं और सर्वर साइड की मदद से भी कर सकते हैं। अच्छा बताओ, प्रीवियस क्लास में मैंने टू डू की लिस्ट शो करवाई थी, फ्रंट एंड पे करवाई थी, और उसमें मैंने कौन सा कंपोनेंट यूज किया? क्लाइंट साइड। उसकी पहचान कैसे करोगे? सबसे ऊपर ही ऊपर वो स्ट्रिंग में क्या लिखा हुआ आएगा? यूज क्लाइंट, है ना? तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ऊपर ही ऊपर अगर आपको क्या देखने को मिल जाए, अगर ऊपर ही ऊपर आपको यूज क्लाइंट देखने को मिल जाए तो उस कंपोनेंट को आप क्या बोलोगे? क्लाइंट साइड कंपोनेंट। ठीक है ना? सो इसको मैं वीएस कोड एडिटर में ओपन करता हूं। ठीक है ना? इसको मैं वीएस कोड एडिटर के अंदर ओपन करता हूं और मैं उस पेज के बारे में बता देता हूं। ये रही हमारी एपीआई, ये रहा हमारा पेज। ठीक है ना? और यहां पर आप देखो ऊपर ही ऊपर ये जो लिया था मैंने पेज डॉट जेएस, इसमें ऊपर ही ऊपर क्या था? बेसिकली यूज क्लाइंट था। सो व्हाट इज दिस? यहां पर आप कमेंट करके लिख दो, कमेंट में डबल स्लैशेस लगाने हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंट साइड कंपोनेंट। ये नीचे जितनी भी कोडिंग दी गई है ये किसका उदाहरण है? ये क्लाइंट साइड कंपोनेंट का है। इसकी पहचान हम कैसे करते हैं? अगर ऊपर ही ऊपर यूज क्लाइंट देखने को मिल जाए तो उसको आप क्या बोलोगे कि ये नेक्स्ट.जेएस का कौन सा कंपोनेंट है? ये क्लाइंट साइड कंपोनेंट है। ठीक है, आज मैं फिर से क्या कर लेता हूं, फिर से एक फोल्डर बनाता हूं, टू डूज टू नाम से, है ना? कल मैंने किस नाम से बनाया था? टू डूज नाम से बनाया था। आज मैं किस नाम से बना रहा हूं? टू डूज नाम से बना रहा हूं। ठीक है ना? टू डू एंड टू डूज टू। ठीक है ना? तो ये टू वाला जो कंपोनेंट है इसमें किस नाम की फाइल बनानी है? पेज डॉट जेएस। इसमें भी पेज डॉट जेएस। इसमें आरएफसी करके इंटर करेंगे। तो जैसे ही आरएफसी करके इंटर करते हैं, बाय डिफॉल्ट जो कोड जनरेट होता है वो किस टाइप का होता है? वो सर्वर साइड होता है। क्योंकि आप पहली लाइन को देखो, पहली लाइन पे अगर यूज क्लाइंट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? वो सर्वर साइड का, वो क्लाइंट साइड कंपोनेंट। अब जब मैं आरएफसी करके इंटर करता हूं, जो डिफॉल्ट कोड मुझे मिलता है वो किस टाइप का कंपोनेंट है? वो सर्वर साइड है। सो व्हेनेवर वी आर क्रिएटिंग आरएफसी कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट विद द हेल्प ऑफ सम स्निपेट्स, हमें पता है हमने कौन से स्निपेट्स यूज किए हैं। हमने ES6 स्निपेट्स, रिएक्ट स्निपेट्स हमने यूज किए हैं। ठीक है ना? सो हमने क्या यूज किए हैं? रिएक्ट स्निपेट्स यूज किए हैं। ये दो एक्सटेंशन हमने यूज किए हुए हैं। इन एक्सटेंशन की मदद से हम शॉर्टकट में क्या कर सकते हैं? कंपोनेंट जनरेट कर सकते हैं। और हम जैसे ही आरएफसी करके इंटर करते हैं
तो हमें कौन सा कोड मिल जाता है? बाय डिफॉल्ट सर्वर साइड कंपोनेंट मिलता है, ठीक है ना। सो इसको हम देखेंगे कि इसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। So I want to show the to-do list on the front end using server side components, ठीक है। सो सर्वर साइड कंपोनेंट में हमें ये करना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समझ लो, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समझ लो, ठीक है। ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हम समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होता है, यूज क्लाइंट के केस में क्या होता है, थोड़ा सा यहां पर हम देख लेते हैं। क्लाइंट साइड कंपोनेंट में क्या होता है, सबसे पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है। सबसे पहले क्लाइंट क्या करता है, एक रिक्वेस्ट करता है। सबसे पहले क्लाइंट क्या करता है, एक रिक्वेस्ट करता है। सर्वर पर वो रिक्वेस्ट जाती है और सर्वर से डाटा आता है और उसको आप एपीआई के फॉर्मेट में क्लाइंट को देते हैं। एपीआई के फॉर्मेट में आप क्लाइंट को देते हैं। किस फॉर्मेट में देंगे आप, जेसन रिस्पॉन्स में देंगे। थोड़ा सा इस फ्लो को आप देखना, फ्लो यही है। अब इसमें क्या होता है, क्लाइंट एक स्टेप और आती है कि पेज लोड होने के बाद, आफ्टर पेज रीलोड आपका क्लाइंट क्या करता है, आपका क्लाइंट एपीआई कॉल करता है सर्वर को, ठीक है। और सर्वर से आपका डेटा आता है और उसके बाद आपका डेटा शो होता है यहां पर, ठीक है ना। तो इसमें इस क्लाइंट साइड कंपोनेंट में थोड़ा क्लाइंट रिक्वेस्ट कॉल्स ज्यादा हो जाते हैं। आपने सबसे पहले क्या किया, आपने वेबसाइट पर आपने कॉल किया, उस एपीआई का रिस्पांस क्लाइंट पर आया और बेसिकली क्या होगा, आपकी नेक्स्ट कॉल पर वो डेटा आएगा और उसके बाद वो डिस्प्ले होगा। मतलब बेसिकली इसमें ये होता है कि सबसे पहले आपने रिक्वेस्ट करी, पहले पेज लोड होगा, पहले एपीआई का रिस्पांस नहीं आएगा। ऑल ऑफ सडन एपीआई का रिस्पांस नहीं आता है, पहले आपका पेज लोड हो जाएगा। पेज लोड होने के बाद क्या होगी, आपकी एपीआई कॉल होगी। कॉल होने के बाद फिर डाटा आएगा और फिर आप डिस्प्ले करवा रहे हो। तो इसमें कुछ इस तरीके से हो जाता है। और ये आफ्टर पेज रिलोड का मतलब होता है यूज इफेक्ट। ये यूज इफेक्ट आपने हुक यूज किया था कल, ये यहां पर आप देखना, ये यूज इफेक्ट। इस यूज इफेक्ट को यहां कमेंट करके लिख देना कि भाई यूज इफेक्ट का क्या मतलब है। इट विल बी कॉल्ड, यूज इफेक्ट विल बी कॉल्ड आफ्टर पेज रीलोड। पेज लोड होने के बाद अगर कुछ करना है तो किसका यूज करेंगे, यूज इफेक्ट का। और पेज लोड होने के बाद जनरली हम क्या काम करते हैं, एपीआई कॉल करते हैं। पेज लोड हो गया, उसके बाद क्या कॉल करो, एपीआई कॉल करो, डाटा मंगवाओ और डाटा आने के बाद उसको डिस्प्ले करवाओ। तो डाटा किसमें आएगा, हमारा जेसन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में हमारा डेटा आएगा। तो यहां पर आपने देखा है कि इसमें हम इस फ्लो पे चल रहे हैं। अब यहां पर क्या होता है, सर्वर साइड कंपोनेंट में क्या होता है, सारी चीजें सर्वर पर रेंडर होती है, ठीक है ना। आपने जैसे ही क्लाइंट को रिक्वेस्ट किया, आपने जैसे ही क्लाइंट से सर्वर को रिक्वेस्ट किया, सर्वर ने डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट किया, डाटा आ गया, वहीं पर पेज बिल्ड हो जाएगा, वहीं पर एचटीएमएल सब बिल्ड हो जाएगा और क्लाइंट पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है ना। तो एवरीथिंग इज गेटिंग रेंडर ऑन द सर्वर साइड। और यहां पर क्या होता है, रेंडरिंग का काम, रेंडरिंग इज डन एट क्लाइंट साइड, ठीक है ना। यहां पर क्या काम हो रहा है, जो रेंडरिंग मतलब शो करना, रेंडरिंग मतलब डिस्प्ले करना। तो डिस्प्ले करने का काम किधर हो रहा है, क्लाइंट पर ही हो रहा है। सर्वर से जाएगी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट पे डाटा आने के बाद पेज शो होगा, उसके बाद एपीआई कॉल होगी, फिर डाटा आएगा, फिर उसके हिसाब से वो जनरेट होगा। तो इसमें रेंडरिंग, इसमें जो डिस्प्ले करने का जो है, बेसिकली डिस्प्ले कहां किया जाता है, क्लाइंट साइड पर। और यहां पर जो डिस्प्ले करने का और उस पेज को बिल्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटल ही यहां पर होती है, सर्वर साइड पर, ठीक है ना। आपका जो पेज भी बिल्ड भी किधर होगा,
आपका पेज बिल्ड भी किधर होगा, सर्वर साइड पर होगा, आपका पेज भी रेंडर किधर हो जाएगा, सर्वर साइड पर ही हो जाएगा, और सिर्फ आपको एक ही रिस्पॉन्स में आपको पूरा पेज मिल जाएगा। आपको एक ही रिस्पॉन्स में पूरा का पूरा पेज मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये जो पूरी लिस्ट है आपको यहां शो मिल जाएगी। तो सर्वर साइड कंपोनेंट आर एग्जीक्यूटेड ऑन सर्वर साइड, ठीक है ना। डाटा उस पूरे पेज को बिल्ड करने का जो काम होगा वो पूरा किधर होता है, वो सर्वर साइड पर ही होता है। क्लाइंट साइड कंपोनेंट में पेज को बिल्ड करने का, डिस्प्ले करने का काम किधर होता है, क्लाइंट साइड पर होता है। इसलिए यहां पर क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स में सर्वर से जेसॉन रिस्पॉन्स आता है। पेज लोड होने के बाद हम वापस से यूज इफेक्ट से एपीआई कॉल करते हैं, फिर डेटा को शो करते हैं। तो ये क्लाइंट साइड में इतना क्लाइंट सर्वर का अननेसेसरी कॉल्स असाइंड होती है ना। मतलब यहाँ पर फ्लो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ पर फ्लो थोड़ा सा इजी होता है कि यहाँ पर आप देखो दो ही एक रिक्वेस्ट और दूसरे रिस्पॉन्स में आपको क्या मिल जाता है, टोटल पेज मिल जाएगा, ठीक है ना। सो आज हम थोड़ा सा वही देखेंगे, ठीक है ना। सो ये पर्टिकुलर ये हुआ, और अब यहां पर आप देखो सो बेसिकली हमें प्रिज्मा क्लाइंट को क्या करना है, इंपोर्ट करना है। यहां से आप इंस्ट्रक्शन आप दे दो कि इंस्ट्रक्शन हमने दिए हैं पर्टिकुलर, मेरे पास ये वाला पर्टिकुलर पेज है और इसमें मेरे पास @lib के अंदर prisma.js है, हमारे पास ये अवेलेबल है। और सबसे पहले तो मैं कंफर्म कर लूं services.msc में कंफर्म कर लूं कि भाई मेरा डाटाबेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो मैंने सर्विस फाइल ओपन करी और पोस्टग्रेस, और आप देखो ये चल रहा है। इसका मतलब मैं पीजी एडमिन ओपन करूंगा, पीजी एडमिन 4 क्या है, ये डाटाबेस नहीं है, ये डाटाबेस को एक्सेस करने वाला सॉफ्टवेयर है, GUI सॉफ्टवेयर। तो इस पीजी एडमिन को मैंने ओपन किया। सो यहां पर मैं ठीक है, और यहां पर मैं एसआरसी के अंदर किस नाम से है, टू डूज नाम से है, और पेज डॉट टू डूज 2 नाम से है, और पेज डॉट जेएस नाम से है। पर्टिकुलर ये पेज है, और ये पेज मैंने दिया यूज सर्वर साइड कंपोनेंट टू गेट टू डूज लिस्ट, ठीक है ना, टू डूज लिस्ट। और उसके लिए यहां पर हमें प्रिज्मा की डेफिनेशंस भी बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। सो प्रिज्मा की डेफिनेशन हमें बतानी पड़ेगी। सो दिस इज स्कीमा डॉट प्रिज्मा, ठीक है ना। सो ये स्कीमा डॉट प्रिज्मा मैंने दिया, और देखते हैं इसकी फाइंडिंग्स। और यहां पर मैंने इंस्ट्रक्शन क्या बोला आज कि क्या यूज करना है, सर्वर साइड। तो कल का असाइनमेंट देख लेते हैं भाई, कल हमने क्या किया था, npm run कल वाला ही असाइनमेंट करना है, मगर किसकी मदद से, सर्वर साइड की मदद से। डेटाबेस से रिकॉर्ड्स आएंगे, पेज पूरा के पूरा बिल्ड होगा, टोटल किधर ही होगा, वो सर्वर पर ही होगा, और सर्वर पर आने के बाद उस पेज को हम क्लाइंट पर डिस्प्ले करवा देंगे, बस। तो सेम काम करना है हमें। और कब हमें क्लाइंट साइड यूज करना है, कब हम सर्वर साइड यूज करना है, ये धीरे धीरे आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। बट इतना पता होना चाहिए कि हम नेक्स्ट.जेएस पे काम कर रहे हैं, तो हम पेज को डिस्प्ले 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम सर्वर साइड पर, या तो हम क्लाइंट साइड पे डिस्प्ले कर ले, या सर्वर साइड पर बिल्ड करके क्लाइंट साइड पे डिस्प्ले करवा दे उसको। 2 तरीके हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो आज दोनों तरीके से मैं आपको करके बता रहा हूं। सो लोकलहोस्ट 3000/टूडूज और इंटर किया, और देखा हमने ये कंपाइल कर रहा है। इसकी फाइंडिंग्स देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर सर्वर साइड कंपोनेंट है बेसिकली। सो आप जिस भी पेज को देख रहे हो, उस पेज को केयरफुली देखो कि वो पेज बाय डिफॉल्ट किस टाइप का है।
वो सर्वर साइड कंपोनेंट है। तो सर्वर साइड कंपोनेंट में ऊपर ही ऊपर इंपोर्ट एरिया में आप प्रिज्मा को इंपोर्ट करवा लो, क्योंकि प्रिज्मा क्या है, एक टूल है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, डाटाबेस से बातचीत कर सकते हो, ठीक है ना। बातचीत करने के लिए कोई ना कोई तो माध्यम चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट.जेएस जो है वो डाटाबेस से आपस में बातचीत नहीं कर सकता है, डायरेक्ट बातचीत नहीं कर सकता है। नेक्स्ट.जेएस को क्या चाहिए, बीच में प्रिज्मा क्लाइंट चाहिए। वो क्लाइंट किसको कॉल कर सकता है, किससे इंटरेक्ट कर सकता है, डाटाबेस से इंटरेक्ट कर सकता है। इसीलिए हम यहां पर इस नेक्स्ट.जेएस की कोडिंग में हम किसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, प्रिज्मा क्लाइंट को इन्वॉल्व कर रहे हैं। और क्लाइंट का काम है डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना, डाटाबेस से डाटा मंगवाना, डाटाबेस को डाटा देना, अपडेट करना। 4 काम कर सकते हैं हम डेटाबेस पर। कौन कौन से, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। और आज के केस में मैं क्या करना चाहता हूं, रीड करना चाहता हूं। या पेज पे डाटाबेस की इंफॉर्मेशन को आप डिस्प्ले करवा रहे हो, ये 4 ऑपरेशन में से कौन सा ऑपरेशन है, रीड वाला ऑपरेशन, CRUD, क्रड। उसमें से कौन सा ऑपरेशन कल मैंने करके बताया था, रीड वाला, आर वाला। समझ में आ रहा है। तो मैं पेज पे डिस्प्ले कर पा रहा हूं। तो ये कल जो मैंने पेज पर डिस्प्ले करवाया था, ये किसकी मदद से करवाया था, क्लाइंट साइड कंपोनेंट की मदद से। आज सेम टू सेम एक और राउट पड़ोस में ले लेना है, टू डूस टू, और सेम वो के वो ही आउटपुट दिखेगा। आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये कि यही डिस्प्ले मुझे आज भी करना है, मगर फर्क क्या है, आज मैं इंफॉर्मेशन को सर्वर साइड के थ्रू करके बता रहा हूं, ठीक है ना। सो पेज पर डिस्प्ले करने के 2 तरीके हैं। अब यहां पर हमने देखा, सो बेसिकली सबसे पहले हमें क्या करना है, आप सबसे पहले अपने उस पेज के अंदर अपना बेसिक HTML रिटर्न कर दो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप यूं नहीं है कि भाई ये कॉपी किया ने वो पेस्ट किया ने चला के देख लिया। भाई उस कोड को समझो कि भाई ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर रिटर्न हो रहा है, रिटर्न जनरली एक HTML हो रहा है, तो मैं अभी कैसे रिटर्न करूंगा, हार्ड कोडेड। फिर बाद में धीरे धीरे उसको क्या कर लेंगे, हम डायनेमिक कर लेंगे। चीजों को सबसे पहले हार्ड कोडेड अचीव करो, फिर धीरे धीरे उसको डायनेमिक करें। तो यहां पर आप देखिए, ये रहा, ये पेज आ रहा है, और इस पेज को मैं बोल दूं दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, सर्वर साइड कंपोनेंट। क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि इस ऊपर में लाइन नंबर 1 देखूंगा मैं। अगर लाइन नंबर 1 में यूज क्लाइंट लिखा हुआ है, तो यहां पर लिखूंगा मैं क्या, दिस इज क्लाइंट साइड कंपोनेंट। ये बोल बोल के लिख लिख के याद कर लेना। अब यहां पर मैं गया इस टू डू लिस्ट, और इसी के जस्ट में यहां पर मैं बोल देता हूं दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंट साइड कंपोनेंट, ठीक है ना। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंट साइड कंपोनेंट। इसको मैंने H1 में ले लिया, तो ठीक है, मैं आपको यहां पर बताऊं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंट साइड कंपोनेंट। तो ये जो टू डू वाला पेज जो लोड हो रहा है, ये क्लाइंट साइड की मदद से हो रहा है। इसी के जस्ट पड़ोस में एक और टैब ले लेना, और सेम वो के वही आउटपुट बताना है आपको, वो के वही आउटपुट बताना है आपको। दिस इज एन एग्जाम्पल। अब हार्ड कोडेड ले लेते हैं। अब रिटर्न के अंदर मैंने क्या बताया था, रिटर्न के अंदर घुसते ही हमें क्या करना चाहिए, एम्प्टी टैग रिटर्न करने चाहिए। ये एम्प्टी टैग ले लिया मैंने, और सारा HTML की कोडिंग इस एम्प्टी टैग के अंदर होनी चाहिए। ये देखो, क्लियर है। तो देख देख के वीडियो को रोक रोक के, देख देख के, समझ के, सुन के, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, बहुत इजी तरीके से बोल रहा हूँ। तो चीजों को, वीडियो को रोक रोक के, हो सकता है मेरे 1 घंटे के लेक्चर को फॉलो करने के लिए आपको 3-4 घंटे लगे, ऑब्वियसली लगता ही है टाइम, बट चीजों को सुन के आप उनको अचीव किया करो। सो कोई भी कंपोनेंट बनाए, अगर वो HTML रिटर्न कर रहा है, सो उसको हमें एम्प्टी टैग में रिटर्न करना चाहिए, ठीक है ना। एम्प्टी टैग का फायदा ये है कि हम पैरेलल में मल्टीपल एलिमेंट्स को रिटर्न कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर क्या रिटर्न करवाया, अनऑर्डर्ड लिस्ट। UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। भाई ये HTML की चीजें हैं। यहां पर हम गए, UL का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है ना। LI का मतलब क्या है, लिस्ट आइटम्स। समझ में आ रहा है। सो UL पेरेंट है, तो अंदर कौन होगा, LI होगा। सो ये आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, आइटम नंबर 4 एंड सो ऑन। अभी मैंने ये कैसे अचीव किया, मैंने हार्ड कोडेड, अभी कोई डायनेमिक चीजें नहीं कर दिया ना। एटलीस्ट मैंने बेसिक स्केलेटन बना लिया है, बेसिक वेबसाइट का ढांचा बना लिया है, ठीक है ना। और ये काम कर रहा है, मेरा पेज लोड हो रहा है प्रॉपर। अब यहां पर हम देखते हैं कि इनको हमें डायनेमिक करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रिज्मा क्लाइंट इंपोर्ट करना पड़ेगा, प्रिज्मा क्लाइंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो इंपोर्ट करने के लिए
ऊपर ही ऊपर कौन सा एरिया होता है? स्टेप फर्स्ट इज योर इंपोर्ट एरिया, है ना। इंपोर्ट एरिया ऊपर ही ऊपर जो कोडिंग का जो एरिया होता है वो इंपोर्ट एरिया होता है, जिसमें हम किसी न किसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाते हैं। अभी हम किस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना चाहते हैं? प्रिज्मा को, क्योंकि प्रिज्मा ही डाटाबेस से बातचीत कर सकता है। नेक्स्ट जे डायरेक्ट बातचीत नहीं कर सकता है। कौन सा लाइब्रेरी डाटाबेस से बातचीत कर सकता है? वो प्रिज्मा ही कर सकता है, इसलिए मैं प्रिज्मा को इंपोर्ट करवाऊंगा। तो अब भाई इंपोर्ट करने के लिए आप पहले पेज के रेफरेंस को देख लो, इसमें भी मैंने कहीं ना कहीं प्रिज्मा को इंपोर्ट नहीं, देखो यहां नहीं कर रखा है, और वो कहां कर रखा था? हमने एपीआई के केस में कर रखा था। तो एपीआई के केस में ये जो प्रिज्मा स्टेटमेंट है वो के वही प्रिज्मा स्टेटमेंट अब मुझे डायरेक्टली यहां जरूरत पड़ रही है कि नहीं। सो ये प्रिज्मा स्टेटमेंट को यहां पर लिया मैंने, और आप यहां पर देखना इस फंक्शन के अंदर एंटर करते ही, कंपोनेंट के अंदर एंटर करते ही, ठीक है ना। तो ये रहा फंक्शन, ये एक फंक्शन रहा, और इस करली ब्रेसेस के अंदर जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है सर? फंक्शन बॉडी, ठीक है ना। जो भी फंक्शन है उसके करली ब्रेसेस के अंदर के एरिया को क्या बोलते हैं? फंक्शन बॉडी। अगर फंक्शन के अंदर अगर कोई आर्ग्यूमेंट रिसीव हो रहा है तो उससे हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। मैं डेली बेसिक चीजें रिवाइज करवाते रहता हूं, ठीक है ना। तो आपने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन का कुछ ना कुछ नाम दिया, उसमें कुछ ना कुछ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स आ सकते हैं और नी भी आ सकते हैं, ठीक है ना। बट करली ब्रेसेस के अंदर के एरिया को टेक्निकली भाषा में क्या बोला जाता है? फंक्शन बॉडी, ठीक है ना। ये बिल्कुल बेसिक चीजें दिमाग में बिठा लेना, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखो, मेरा भी एक पेज नाम का फंक्शन है, इसमें फॉर्मल आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो भाई आज के स्क्रीनशॉट में आप बताना कि सर इस करली ब्रेसेस में एक भी देयर इज नो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, क्योंकि क्लास से रिलेटेड ही बातें मैंने बताई है। इसके अंदर एंटर करते ही दिस एरिया विल बी कॉल्ड फंक्शन बॉडी। ये स्क्रीनशॉट लिया, मैं यहां पर गया, है ना। एक एक चीजें जो है वो हम यहां पर कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर इस एरिया को आप हाईलाइट करके बताओगे कि भाई इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बॉडी बोलते हैं। फंक्शन बॉडी का जो लास्ट स्टेटमेंट होता है उसे हम बोलते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। सबसे लास्ट एरिया कौन सा होता है? रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो ये मेरे फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट आ रहा है, तो इसके बीच में मैं अपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकता हूं, ठीक है ना। सो यहां पर अब पहला स्टेटमेंट, यहां पर हमें क्या लेना है? यहां पर हमें लेना है, हमें प्रिज्मा डॉट मॉडल डॉट मेथड। सो उसको हमें यहां पर क्या करना होगा? प्रिज्मा क्लाइंट को लेंगे, मॉडल, यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपके लिए, प्रिज्मा डॉट मॉडल का नाम डॉट उसकी कौन सी मेथड आप यूज करना चाहते हो, उसकी कौन सी मेथड यूज करना चाहते हो। अगेन मेथड के अंदर क्या होंगे? फॉर्मल आर्गुमेंट्स होंगे, क्योंकि अगेन मेथड की कॉलिंग में एक्चुअल आर्गुमेंट्स होंगे, क्योंकि ये देखो कॉल हो रहा है, ठीक है ना। सो ये कि यहां पर हम करेंगे प्रिज्मा डॉट मॉडल का नाम पता करने के लिए हम किधर जाएंगे? स्कीमा के अंदर, स्कीमा को पढ़ेंगे। सो मैंने स्कीमा को पढ़ा, और स्कीमा में देखो मॉडल टू डू, मॉडल मतलब टेबल, मॉडल मतलब टेबल। तो भाई मुझे किस टेबल का रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना है? टू डू टेबल का। तो टू डू नाम का क्या है मेरे पास? मॉडल है। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा? प्रिज्मा डॉट टू डू, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, यहां पर टू डू में टी कैपिटल लिखा हुआ है, मगर यहां पर आप स्मॉल में लिखना है, ठीक है ना। आप करके देखना, मैं श्योर नहीं हूं, बट प्रिज्मा डॉट टू डू ये टी कैपिटल में लिख दिया, क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दिस इज ऑल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना। आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, भाई सर ऐसे नहीं होता है, ऐसा होता है, जो मॉडल का नाम उधर दे रखा है एग्जैक्टली वो के वही मॉडल नेम इधर देना पड़ेगा। ये सारे इन्वेस्टिगेशन है। मैं ऐसे चीजें सीखा हूं कि ये दोनों फिक्स लेने पड़ेंगे। मैंने कोडिंग को कैसे सीखने के उद्देश्य से नहीं सीखा है, बिहेवियर एनालिसिस किया है। बिहेवियर मतलब क्या करने पर क्या होगा, इस चीज की मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रही है ना। ऐसा कोड लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इस चीज की मैंने भयंकर प्रैक्टिस कर रही है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें क्लियर है। सो यहां पर भले ही सर आपने मॉडल नेम कैपिटल में लिख रखा हो, भले पहला कैरेक्टर आपने कैपिटल में लिख रखा हो, मगर इधर तो अपने को टोटल स्मॉल में करना पड़ेगा। सो प्रिज्मा डॉट टू डूज डॉट फाइंड मेनी। अब ये फाइंड मेनी किसकी है? ये उसकी मेथड है, फाइंड मेनी, फाइंड मेनी, ठीक है ना। प्रिज्मा डॉट टू डू डॉट फाइंड मेनी।
सो प्रिज्मा डॉट मॉडल का नाम टू डू है और मेथड का नाम क्या है, फाइंड मेनी। और ये फाइंड मेनी जो है, ये फाइंड मेनी एक्चुअल में आपके लिए क्या काम करेगी, रीड ऑपरेशन। कितने ऑपरेशन में से, करड में से जो आर वाला ऑपरेशन है वो रीड ऑपरेशन है। तो प्रिज्मा में रीड करने के लिए कौन सी मेथड इस्तेमाल की जाती है, फाइंड मेनी, ठीक है ना। तो प्रिज्मा आपको अलग अलग मेथड्स देती है अलग अलग ऑपरेशन करने के लिए, करड करने के लिए अलग अलग मेथड्स देती है, जिसमें से डेटा को रीड करने के लिए फाइंड मेनी, ठीक है ना। सो फाइंड में स्मॉल में, मैनी का एम कैपिटल। सो लिखने का तरीका क्या हो गया, कैमल केस, ठीक है ना। सो ये देखो, ये सारी चीजें बेसिक है, ठीक है ना, ये कैमल केस में लिखा हुआ है, क्लियर है। अब ये जो डेटा आता है, इस डेटा को आने में टाइम लगता है ना, क्योंकि ये डीबी से रिलेटेड कामकाज है। डेटा आ सकता है तो आने में तो 1 सेकंड में भी आ सकता है और आने में 3 सेकंड में भी आ सकता है। भाई डाटाबेस से रिलेटेड कामकाज अगर है तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, और जहां टाइम लगेगा वहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, अवेट। वेट करने का, किसी का आप वेट कर रहे हो, इसका मतलब सामने वाला आ रहा है, आया नहीं है। अवेट लगा दिया मतलब सामने वाले का डाटा आने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। सो अवेट लगा दिया, इसका मतलब आप कौन सा ऑपरेशन कर रहे हो, डीबी ऑपरेशन कर रहे हो, रीड करने वाला ऑपरेशन कर रहे हो। अभी आपके पास 5-10 रिकॉर्ड है तो वो तो फटाफट आ जाएंगे। कल को आप 10,000 रिकॉर्ड मंगवाओगे तो वो फटाफट आएंगे कि 1 आध सेकंड लग सकता है, 1 आध सेकंड लग सकता है। इसीलिए इन प्रिज्मा वालों ने यहां पर इस पूरे ऑपरेशन को असिंक अवेट में कर दिया, क्योंकि डीबी ऑपरेशन विल टेक टाइम, ठीक है ना। सो अवेट लगा दिया। अवेट मतलब इस डाटाबेस के ऑपरेशन जब तक ये पूरा रीड ना हो जाए तब तक आप क्या करो, ये जावास्क्रिप्ट की लाइन नंबर 8 पर जैसे ही टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट करेगी, लाइन नंबर 8 पर वो रुक जाएगी। वो तब तक रुकी रहेगी जब तक डाटाबेस से प्रॉपर रिकॉर्ड्स ना आ जाए। तभी जब तक रिकॉर्ड्स नहीं आएंगे तब तक वो लाइन नंबर 8 से 9 पे आगे जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं बढ़ेगा, वो वहीं पर रुका रहेगा। अवेट का मतलब कोड चल रहा है, जिस लाइन पर अवेट मिल गया जावास्क्रिप्ट वहां पर रुक जाएगा, तब तक रुका रहेगा जब तक डीबी से आपका डाटा नहीं आ जाता है। समझ में आ गया ये। सो अवेट अगर हमने यूज कर लिया तो पेरेंट फंक्शन पे रूल है कि भाई क्या देना पड़ेगा, असिंक, ठीक है ना। रूल है कि अगर अवेट यूज कर लिया तो उसका जो पेरेंट फंक्शन है उसमें हमें असिंक लिखना पड़ेगा। ये रूल है बेसिकली। सो ये हमने यहां पर किया, और जितना भी डाटा आएगा उसको मैं यहां पर लेट कॉन्स्ट, लेट ये मेरे क्या हो गए, रिकॉर्ड्स हो गए। इन्होंने यहां पर क्या कर रखा है, कॉन्स्ट टू डूज, है ना। मैंने लेट टू डूज, या मैं यहां पर कर सकता हूं वार रिकॉर्ड्स, वार एक्स। आई कैन वॉट एवर रिकॉर्ड्स आई एम गेटिंग फ्रॉम द डाटाबेस यू हैव टू स्टोर इन अ वेरिएबल। सो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, लेट के थ्रू, वार के थ्रू, कॉन्स्ट के थ्रू, या फिर ऑटोमेटिक भी अप्रोच कर सकते हो। जनरली वो आप लेट या कॉन्स्ट के थ्रू कर सकते हो। तो यहां पर इसने जीपीटी ने कॉन्स्ट यूज कर रखा है, इसकी जगह मैं क्या यूज कर सकता हूं, लेट भी यूज कर सकता हूं। जीपीटी ने वेरिएबल का नाम टू डूज बोल रखा है, तो यहां पर वेरिएबल्स का नाम हम रिकॉर्ड्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज वट एवर आई एम गेटिंग इज बेसिकली अ रिकॉर्ड, है ना। डाटाबेस से जो भी मुझे मिल रहा है वो क्या है, रिकॉर्ड्स ही है। बट काय के रिकॉर्ड्स हैं, टू डू के रिकॉर्ड्स हैं। तो मैं बेसिकली यहां पर क्या बोल सकता हूं, टू डूज रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। वेरिएबल का नाम ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़ते ही समझ में आ जाए उसके अंदर क्या है, ठीक है ना। तो मैंने वेरिएबल का नाम टू डूज रिकॉर्ड लिया, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि इस वेरिएबल के अंदर क्या होगा, टू डू के रिकॉर्ड्स होंगे। अगर मैं वेरिएबल का नाम एक्स ले लूं तो, और एक्स में क्या है बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। इसलिए वेरिएबल के नेम, है ना, रेलेवेंट होने चाहिए। जैसा नाम वैसा काम, समझ में आ रहा है। तो मैं वेरिएबल का नाम थोड़ा मीनिंगफुल दूंगा, और ये टू डूज मैंने लिया, और इसके अंदर ये देखो फाइंड मेनी के अंदर इसने ये पास कर रखा है। तो यहां पर इसने एक्चुअल आर्गुमेंट जो है, यहां पर ए का मतलब हो गया एक्चुअल आर्गुमेंट्स। ए का मतलब क्या हो गया सर, ठीक है ना। किसी भी मेथड की कॉलिंग करते समय अगर जो हम पैरामीटर पास करते हैं उसे क्या बोलते हैं, किसी भी फंक्शन के अंदर पैरामीटर जब रिसीव करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट। सो ये बेसिकली एक्चुअल आर्गुमेंट्स यहाँ पर हमें अभी सप्लाई नहीं करने हैं, और ये हमारे पास टू डू का रिकॉर्ड आया है, और इस टू डू के रिकॉर्ड्स को हम अगेन मैप मेथड के थ्रू यहाँ शो कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैं गया और सिंगल कर्ली ब्रेसेस लगाया, और यहाँ पर हम रिकॉर्ड्स शो करेंगे। सो रिकॉर्ड शो करने के लिए टू डूज रिकॉर्ड्स, अगर इसकी लेंथ
अगर इसकी अगर इसकी जो लेंथ है, अगर इसकी लेंथ अगर 0 से ज्यादा हो, या फिर हम डायरेक्टली, क्योंकि हम क्लाइंट साइड कंपोनेंट वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली इसके हिसाब से भी कर सकते हैं। क्या आप डायरेक्ट मैप मेथड यूज कर, तो टू डूज डॉट मैप। अब ये टू डूज डॉट मैप जावा स्क्रिप्ट के अंदर अरे पे लगा जाता है, ठीक है ना। तो एक्चुअल आर्गुमेंट फर्स्ट कॉमा एक्चुअल आर्गुमेंट सेकंड कॉमा एक्चुअल आर्गुमेंट थर्ड, ठीक है ना। सो अरे पर एक मेथड होती है, अरे पर एक मेथड होती है मैप नाम से, और उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं और उसके थ्रू आप यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया था W3C स्कूल्स पर आप जाओ, जावास्क्रिप्ट सेक्शन पे जाओ, यहाँ सर्च करो, क्या लिखोगे, जावास्क्रिप्ट मैप आप लिखेंगे तो ये सर्च करके आपको बताएगा। इंटर किया मैंने, और ये तो अरे पर, अरे मतलब स्क्वायर ब्रैकेट पर लगने वाली एक मेथड होती है मैप मेथड, जो कि बेसिकली एक नया अरे क्रिएट करती है हर एलिमेंट को कॉल करके। सो यहां पर ये पहला आर्ग्यूमेंट, मैप के अंदर पहला आर्ग्यूमेंट और दूसरा आर्ग्यूमेंट, तो पहला एक्चुअल आर्ग्यूमेंट खुद एक फंक्शन है, तो ये मैंने खुद एक फंक्शन यहां पर लिखा, और इसके अंदर जो है, इसके अंदर सबसे पहला होता है करंट वैल्यू, तो मैंने लिखा CV, है ना, CV मतलब करंट वैल्यू। फिर यहां पर मैंने फॉर्मल आर्गुमेंट लिख दिया इंडेक्स और ARR, इसी को मैं शॉर्टकट में लिख सकता हूं फैट एरो के थ्रू, ठीक है ना। ये मैंने थोड़ा फैट एरो के थ्रू यहां पर लिखा है, और यहां पर वैल्यू आपको क्या करनी पड़ती है, रिटर्न करनी पड़ती है, और रिटर्न में आप एक राउंड ब्रैकेट के थ्रू आप रिटर्न कर सकते हो। यहां से मैंने ये li ओके, ठीक है ना, इस तरीके से। तो रिटर्न के अंदर मैंने राउंड ब्रैकेट लगा दिए, और राउंड ब्रैकेट के अंदर एम्प्टी टैग, और एम्प्टी टैग के अंदर एलाइज, सेम वही बिहेवियर जो मैं लास्ट में था, ऊपर की ओर था, वही देखो, बाहर पहले राउंड ब्रैकेट है, फिर एम्प्टी टैग है, फिर HTML की कोडिंग है। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी रिटर्न में पहले राउंड ब्रैकेट, फिर एम्प्टी टैग, फिर HTML की कोडिंग, सेम टू सेम किया मैंने। सेव किया, आउटपुट देखते हैं। यस, तो यहां पर देखते हैं टू डूज में T कैपिटल लिखूंगा, टेबल का नाम नहीं, इस वेरिएबल पे मुझे मैप करना है ना, मॉडल का नाम टू डू है, मॉडल का नाम टू डू है, तो यस वेरी गुड, तो ये टू डू, सेव किया, आउटपुट देखा, आ गया। अब ये T कैपिटल, और इधर हम अगर T कैपिटल करें तो हो जाएगा क्या, कर करके देखना पड़ेगा, देखते हैं आगे। कुछ इश्यूज आ रहे हैं, इश्यूज में ये क्या बोल रहा है, की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो भी हम देखते हैं, ठीक है ना। बट अभी डेटा आ गया है, तो रूल क्या कहता है, जो मॉडल का नाम है एग्जैक्टली उस नाम से आपको लेना चाहिए, बट फिर भी स्टैंडर्ड है कि आप यहाँ पर आप उसको स्मॉल भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तब भी डेटा मेरा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया ना। अब इसको थोड़ा डायनेमिक करना है, अब डायनेमिक करने के लिए ये करंट वैल्यू है। अब आप अब यहां पर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, कंसोल पे जाएंगे, तो जितना भी डाटा है यहां पर आप कंसोल लॉग करवाओ, क्योंकि भाई डाटा कैसे आ रहा है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी वैल्यू आ रही है, मेरे को क्या मालूम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंसोल लॉग करना पड़ेगा। तो यहां पर हम सबसे पहले काम करते हैं, इस रिकॉर्ड को मैं यहां पर आते ही क्या कर दूंगा, आते ही इस रिकॉर्ड को मैं क्या करूंगा, कंसोल लॉग, किसको, टू डू के रिकॉर्ड्स को पेस्ट किया, सेव किया, आउटपुट देखा, ये देखो टू डू के रिकॉर्ड्स आ गए। और आज इतना टेंशन नहीं है, ये देखो, ये डायरेक्टली उसने अरे ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया। इसमें एक एरर आ रही है, ये ईच चाइल्ड शुड हैव अ यूनिक की, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। सो इस इटरेशन में जो पहला एलिमेंट होगा यहां पर आप क्या लेोगे, की नाम की प्रॉपर्टी लेोगे, और इक्वल्स टू, और ये इंडेक्स को सप्लाई कर दोगे,
ये इंडेक्स को सप्लाई करते ही आपकी ये एरर भी चली जाएगी। अब इसको क्या चाहिए कि चाइल्ड कंपोनेंट को चाहिए। अब ये रिटर्न में सबसे पहला चाइल्ड कंपोनेंट तो एम्प्टी टैग है, इसलिए दिक्कत दे रहा है, इसलिए आप इस एम्प्टी टैग को यहां से हटा दो। तो अब रिटर्न में मेरा डायरेक्टली कौन रिटर्न हो रहा है, ये रिटर्न हो रहा है, ये देखो। अब वो ईच चाइल्ड कंपोनेंट वाली एरर चली गई, क्योंकि रिटर्न में एंटर करते ही चाइल्ड बना और उस चाइल्ड तो एम्प्टी है, तो वहां पर तो मैं कोई टैग दे नहीं सकता हूं, अंदर में दे दिया मैंने, तो मैंने एम्प्टी टैग को हटा दिया। तो मेरे रिटर्न के अंदर एंटर करते ही कौन मिल गया, एलआई मिल गया, और एलआई पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी दे दी, की प्रॉपर्टी दे दी, और जिससे कि वो एरर चली गई। ठीक है ना। अब यहां पर देखो डाटा पूरा किस में मिल रहा है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में, और डायरेक्टली मैंने अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में इटरेट यहां पर करवा दिया। अब इसके अंदर ओके की जगह मैं यहां पर इन्वेस्टिगेट करूं कि ये रहा ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे क्या है, टाइटल को पकड़ना है। तो यहां करली ब्रेसेस में करंट वैल्यू डॉट टाइटल सेव किया, ब्राउजर में गया, आउटपुट देखा, ये एग्जैक्टली आ गया। ठीक है, ये देखो। तो आज आपके टू डू वाला पेज में भी वही आउटपुट, मगर इधर देखना, दोनों में बिहेवियर देखना। ये टू डू वाला ये कौन सा कंपोनेंट है, सर्वर साइड कंपोनेंट, और केयरफुली दोनों के पेजेस को ऑब्जर्व करो, देखो केयरफुली देखो, इसको रिफ्रेश करो, देख लिया। अब दोनों में डिफरेंस बताना। ठीक है, अब दूसरा पेज पर ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि रिक्वेस्ट गई, पहले पेज आया, पहले पेज दिखा आपको, फिर एपीआई कॉल हुई, तब तक डाटा नहीं है तो वो एम्प्टी है, और डाटा आया फिर डिस्प्ले हुआ तो वो ऐसे ब्लिंक मार रहा है, वो लिस्ट जो है ब्लिंक मार रही है। तो जब वो लिस्ट नहीं दिख रही है उस समय एपीआई कॉल हो रही है, डाटा आया नहीं, फिर डाटा आएगा, डाटा आने के बाद फिर आप उसको डिस्प्ले करवा रहे हो, तो ये इस तरीके का भी है। समझ में आया, ये देखना फिर से दिखा, ये लिस्ट एक सेकंड के लिए दिखती नहीं है, उस समय क्या हो रहा है, एपीआई कॉल हो रही है, उस समय डाटा है ही नहीं, तो क्या डिस्प्ले होगा। और यहां पर देखना, यहां पर ब्लिंक मारने का कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि यहां पर एपीआई कॉल हुई और पेज अभी डिस्प्ले नहीं है, पेज जब डिस्प्ले होगा डायरेक्ट डाटा के साथ ही डिस्प्ले होगा। तो मैंने एपीआई कॉल करी, वहां सर्वर पर उसने डीबी से इंटरेक्ट किया, डाटा मंगवाया, पेज को वहीं सर्वर साइड पर ही क्या कर दिया, उसने बिल्ड कर लिया, और फाइनली क्लाइंट पर जैसे ही रिस्पॉन्स आया उसने पेज को आपको शो कर दिया, उसमें ये ब्लिंक वाली टेंशन नहीं। ठीक है ना। तो आज के असाइनमेंट मैंने सिंपल भाई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट तभी कर पाओगे जब ये छोटे छोटे असाइनमेंट्स आपको समझ में आए, कि मैं सेम डाटा को सेम आउटपुट पे मैं दो तरीके से कर सकता हूं, क्लाइंट साइड तरीके से भी कर सकता हूं, सर्वर साइड से भी कर सकता हूं। क्लाइंट साइड में ये बस ये ब्लिंक वाली थोड़ी सी वो रहती है, वो लोडर है, वो लोडर दिखेगा आपको, ये सारी समस्याएं कहां होती है, क्लाइंट साइड पर होती है। सर्वर साइड पर तो आपको डायरेक्ट रेंडर, सर्वर पर ही रेंडर होकर क्लाइंट पर डाटा दिख जाएगा। तो दोनों ही यूज होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। कभी कभी कुछ सिचुएशन आती है कि आपको क्लाइंट साइड यूज करना पड़ता है, कभी कभी कोई सिचुएशन आती है कि आपको सर्वर साइड यूज करना पड़ता है, मगर दोनों से आप जो चीज चाहते हो वो हो जाएगी। देखो दोनों से मैं क्या चाहता था कि मेरी लिस्ट शो हो जाए, टू डू की लिस्ट, तो बताओ क्लाइंट साइड पे लिस्ट शो हो रही है कि नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। क्या सर्वर साइड कंपोनेंट से मेरी लिस्ट शो हो रही है, बिल्कुल हो रही है, मेरा काम तो हो गया। तो ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि हमें कब क्लाइंट साइड यूज करना चाहिए कंपोनेंट, कब हमें सर्वर साइड कंपोनेंट यूज करना चाहिए। तो आज ये मैंने आपको टू डू लिस्ट मैंने आपको शो करके बताई है दो तरीके से, क्लाइंट साइड कंपोनेंट के थ्रू भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है, और आज मैंने सर्वर साइड कंपोनेंट के थ्रू भी बता दिया। तो ऐसे बहुत सारे असाइनमेंट्स आप अपने हिसाब से भी किया करो। सर ने आज टू डू की लिस्ट कर दिया है ना। अच्छा, यहां पर गए, जस्ट डायल पर हम गए, जस्ट डायल पे गए, justdial.com/hotels delhi/hotels, और जैसे ही मैं इंटर करूंगा, जैसे ही मैं इंटर करूंगा delhi/hospitals, देखना यहां से मैं ब्लिंक कर रहा हूं, ये पेज को रिलोड कर रहा हूं, देखो क्या हुआ, पेज लोड हुआ, और इस वाले एरिया में क्या ऐसा कुछ लग रहा है कि डेटा लोड हो रहा है या दिख नहीं रहा है,
तो बेसिकली ये किस टाइप का हो सकता है? इट इज अ सर्वर साइड। सर्वर साइड, अरे ब्लिंक कहां हुआ? पेज लोड होते ही डाटा दिखने लग गया। पेज लोड होते ही आपको डाटा दिखने लग गया ना, ये देखो, ये पेज लोड होते ही डाटा डायरेक्ट दिखने लग गया। और यहां पर आप देखना, इसमें देखना, ये पेज लोड हुआ, एक आध सेकंड के लिए डाटा दिखा नहीं, मगर उसके बाद दिखने लग गया। तो ये क्लाइंट साइड हो गया। मगर यहां पर जस्ट डायल वालों का केयरफुली ऑब्जर्व करो कि भाई ये भी तो एक पेज है, ये पेज भी क्लाइंट साइड के थ्रू बना होगा या सर्वर साइड के थ्रू बना होगा। तो बिहेवियर, वो कैसे बिहेव कर रहा है हमारे साथ में, इन चीजों को हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। ठीक है ना? तो इस फलाने पेज को मैंने ओपन किया और पेज लोड होते ही मुझे डाटा भी दिखने लग गया, मतलब 100% मैंने इसके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया है। मैंने दोनों असाइनमेंट सर के किए हुए हैं। सर्वर साइड वाले कंपोनेंट में पेज लोड होने के साथ डाटा तुरंत दिख जाता है और ऐसा लोडर ओडर और ऐसा कोई ब्लिंक नहीं आता है। और यहां पर भी जस्ट डायल वालों ने भी क्या कर रखा है, ये तुरंत पेज लोड होने के बाद तुरंत डाटा भी दिख रहा है। इट इज 101%, आई हैव एनालाइज्ड इट्स बिहेवियर दैट दिस इज अ सर्वर साइड कंपोनेंट। तो चीजों को आपको ऐसा बिहेवियर और एनालिसिस करना चाहिए कि ये कोड, ये प्रोग्रामिंग, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये कैसे बिहेव कर रहा है, क्यों कर रहा है ना? ये ऐसे छोटे छोटे से इन्वेस्टिगेशन आपको करने चाहिए। तो समझ में आया? इन जस्ट डायल वालों ने ये जो बिजनेस लिस्टिंग वाला जो पेज है, ये इन्होंने पूरा की पूरा इसका लॉजिक, रेंडरिंग सब किधर कर रखा है? सर्वर साइड पे कर रखा है। और धीरे धीरे इसी डे फर्स्ट में इन्हीं छोटे छोटे चीजों को ऑब्जर्व कर करके हम इसकी बैकएंड को अचीव करेंगे। ठीक है ना? इसको मैं सेव कर लेता हूं और मैं गिट स्टेटस से मुझे ये पता चलेगा मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। फिर मैं स्टेज करूंगा, फिर मैं कमिट करूंगा और फिर मैं पुश करूंगा।